ओवैसी साहब कहते हैं कि ऐसा है कि सब ने हमारे साथ दगाबाजी की है। आपको ओवैसी साहब की छवि किस तरह से लगती है और क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी जो आइडियोलॉजी है, क्या उनके साथ मुसलमानों का जाना बेहतर है? नो कमेंट। बीजेपी का नज़रिया बहुत साफ है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुस्लिम भागो पाकिस्तान। मगर इंडिया का तो ये नज़रिया नहीं है। तो मुल्क की अनेकता में एकता को बचाने के लिए जो पार्टियां सियासी एतबार से मैदान में आती हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। खुदा के नाम पर वक्फ हुई है, तो उस प्रॉपर्टी का मालिक न मुसलमान है और न हिंदुस्तान की हुकूमत है। उस प्रॉपर्टी का मालिक सीधे सीधे रब्बुल आलमीन है, और रब्बुल आलमीन की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करने का हक न मुसलमानों को है और न मुल्क की हुकूमत को है। ब्राह्मण को उन्होंने सर से पैदा कर दिया है, छतरी को उन्होंने बाहों से पैदा कर दिया है, बनिया को उन्होंने पेट से पैदा कर दिया है, दलित को उन्होंने पैर से पैदा कर दिया है। तो उनके अपने एक कंसेप्ट हैं कि छतरी हर हाल में ब्राह्मण की हिफाजत करेगा, ब्राह्मण हर हाल में मलाई खाएगा, और ये बीच वाले जितने हैं ये सब कमा करके इनको खिलाएंगे, और कमाई के सोर्सेस के लिए दलित लतियाए जाएंगे या दलितों से काम लिया जाएगा। तो ये तो उनके यहाँ अभी भी आपको लग रहा है कि उनका ब्राह्मणवाद वाला विजन है? वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो ख़त्म हो जाएगा, खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये तो सिर्फ हिंदू भाइयों को भ्रमित करने का एक नारा है, उन्हें डरवाया जा रहा है। मैं तो ये परेशान हूँ बाबू कि 20% से 80% को डरवाया जा रहा है, और 80% के दिल दिमाग में डर का इंजेक्ट किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को उकसाकर वोट लेना, ये हुकूमत का काम तो नहीं है, ये सब तो गुंडों का काम है। तो हुकूमत के पर्दे में जिस तरह से खुली हुई गुंडई की जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रोटेक्ट उनको किया जा रहा है, कानून का सहारा लेने वालों को बेइज्जत किया जा रहा है, हकदारों का हक मारा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग बिला दवा के मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में इंतजामात नहीं हैं। जो काम करने का था वो काम तो आप कर नहीं रहे हो। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद, आप तमाम लोग बखूबी इन्हें जानते होंगे, उबैदुल्ला खान आज़मी साहब। एक चर्चित चेहरा, दुनिया भर में एक अपनी पहचान रखने वाले शख्स हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत बेहतर आपको जान रहे हैं। आपने एक लंबा राजनीतिक करियर जो है वो दिया है इस मुल्क को, और कहा जा सकता है एक शाहबानो केस हुआ करता था, वहाँ से जो आप उठे, मुझे लगता है आज तक वो मकाम आपका हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक पहचान है। आजकल फिर एक चर्चा मुल्क में है, वो है वक्फ़ को लेकर के। वक्फ़ का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है पिछले कहा जा सकता है कुछ महीनों से लगातार। सरकार चाहती है कि उसे कहीं भी किसी भी तरीके से उसे लागू करवाया जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि शाहबानो केस जब चल रहा था तो उस वक्त शायद आप पर्दे अदम में थे, जी और ये इल्म का कमाल है कि उस वाक़े के बाद ग़ालिबन आपकी पैदाइश हुई है, जी और इल्म की रोशनी में आपने तारीख़ के उस रिकॉर्ड को महफूज कर लिया है जो आज जुडिशरी में भी चर्चित है, और हिंदुस्तान की तारीख़ में 1947 के बाद से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फ़ैसला अगर पार्लियामेंट के ज़रिए डिलीट हुआ है तो यही वो शाहबानो केस था जी जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ की बहाली शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत दोबारा हो गई थी। जी आपने वक्त का बड़ा उभरता हुआ सवाल किया है कि आज एक मरतबा तारीख़ फिर शायद अपने आप को दोहरा रही है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो नहीं मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के इर्द गिर्द जो मुसलमानों की तहजीबी रवायात हैं, बल्कि वक्फ़ को भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक हिस्सा ही मानना चाहिए, जिसके साथ बहुत दूसरे तरीक़े से हुकूमत ने छेड़छाड़ किया। वक्फ़ एक्ट
मुल्क की आज़ादी के फ़ौरन बाद बन गया था। आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इतने बड़े मुल्क में आज़ादी तो आसान थी कुर्बानी के बाद जो मिली, मगर उस आज़ादी को बचा कर रखना ये बहुत मुश्किल सवाल था। और इस मुश्किल सवाल को किस तरह हल किया जाए, एक दस्तूरी कमेटी बनी जिसके सरबराह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। मुसलसल 2.5-3 साल लग गए कि मुल्क को किस नहज पे चलाया जाए। हिंदुस्तान में तरह तरह के मज़ाहिब हैं, तरह तरह की ज़ुबानें हैं, तरह तरह के कल्चर हैं। सबको एक साथ लेकर अनेकता में एकता का प्रदर्शन कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में ये था। इसलिए कि हिंदुस्तान कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है और मुल्क के दस्तूर ने यह तय कर दिया कि किसी को किसी के धर्म कर्म में छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून उसका हाथ पकड़ेगा। एक मरतबा फिर मुल्क के कानून को चुनौती दी गई है और ख़ास तौर पर 2010 से 2014 से जब से फ़िरका परस्तों की जमात बरसर इक़्तिदार आई है, मुसलसल दस्तूर हिंद से छेड़छाड़ हो रही है। मैं वक्फ़ एक्ट का जो तरमीमी बिल लाया गया है, मैं समझता ये हूँ कि ये सिर्फ़ मुसलमानों के हुकूक़ पे हमला नहीं है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर पे रास्त हमला है। और इस हमले के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि जो लोग दस्तूर में यकीन रखते हैं उनके अंदर बेचैनी पैदा हुई और जिस बेचैनी के तहत आज हम वक्फ़ तरमीमी एक्ट की मुकम्मल तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, तरमीमी बिल की। इसलिए कि गालिबन 1954 में ये एक्ट बना था और उसके बाद इसमें जो कमियां होती रहीं, सुधार होता रहा, कमी होती रही, सुधार होता रहा। वक्फ़ का मतलब क्या था? वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो खुदा के नाम पर वक्फ़ हुई है, तो उस प्रॉपर्टी का मालिक न मुसलमान है और न हिंदुस्तान की हुकूमत है। उस प्रॉपर्टी का मालिक सीधे सीधे रब्बुल आलमीन है और रब्बुल आलमीन की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करने का हक़ न मुसलमानों को है और न मुल्क की हुकूमत को है। ये छेड़छाड़ मुल्क की हुकूमत ने उस प्रॉपर्टी के साथ किया। अगर तरमीमी ही बिल लाना था तो तरमीमी बिल का मतलब ये होता है कि अगर वक्फ़ की इमलाक को कहीं से क्षति पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस नुकसान से वक्फ़ की इमलाक की हिफाजत कैसे की जाए, तरमीमी बिल ला करके इस तरह उसकी हिफाजत को प्रोटेक्ट किया जाता है। मगर ये तरमीमी बिल तो लाया गया हिफाजत करने के बजाय खा जाने के लिए और मुसलमानों को उनकी अपनी प्रॉपर्टी से, जिसके मुसलमान भी मालिक नहीं है, मुतवल्ली हैं, मालिक परवरदिगार है, उसको छीन लेने का ये पूरा पूरा खेल किया जा रहा है। एक जैसे आप बता रहे हैं कि जो ज़मीन है अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया तो वो अब अल्लाह की मिल्कियत है, उसे न बेच सकते हैं। तो दूसरा जो पक्ष है उसके अंदर एक डर है कि चूँकि आज़ादी के बाद से आबादी लगातार बढ़ती रही, लोगों को एक डर ये भी है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो एक डर ये बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को सदफ़, अमानुल्लाह, फ़लाने साहब, फ़लाने साहब, फ़लाने साहब, ये सब मिल करके ज़मीन ख़रीदते जाएंगे और उसको वक्फ़ करते जाएंगे और ये कहेंगे कि हमने अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया। तो एक तरफ जब ज़मीनों को वक्फ़ करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा तो डर लोगों को ये भी लगता है कि ऐसा ना हो एक वक्त ऐसा आए कि आधा हिंदुस्तान पे ये लोग जो हैं आधा हिंदुस्तान ये लोग वक्फ़ी कर लें और फिर कहें कि अल्लाह की सरज़मीन है, हम यहाँ किसी को नहीं बसने देंगे। ये सब बिल्कुल बातिल बातें हैं। जो वक्फ़ कर रहा है मुसलमान अपनी ज़मीन न कर रहा है कि दूसरे की ज़मीन कर रहा है? कर तो अपनी रहा। तो अपनी ज़मीन कर रहा है तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक कैपेसिटी है कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन खरीद लें? ये तो इस मुल्क की अक्सरियत को बेवकूफ़ बनाकर हुकूमत में रहने की एक सियासी शातिराना चाल
चाल है जिसके ज़रिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम मजहबी प्रचार और प्रसार है सेकुलरिज्म में, या हुकूमत का काम रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, तालीम का इंतज़ाम करना, स्कूल बनवाना, लाइट देना, रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करना, महंगाई को कंट्रोल में करना, ये सारे काम हुकूमत के होते हैं। हुकूमत का काम मंदिर बनाना, हुकूमत का काम मस्जिद बनाना, सेकुलर हुकूमत का, या हुकूमत का काम धर्म के नाम पर लोगों को उकसाकर वोट लेना, ये हुकूमत का काम तो नहीं है, ये सब तो गुंडों का काम है। तो हुकूमत के पर्दे में जिस तरह से खुली हुई गुंडई की जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रोटेक्ट उनको किया जा रहा है, कानून का सहारा लेने वालों को बेइज्जत किया जा रहा है, हकदारों का हक मारा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग बिला दवा के मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में इंतज़ामात नहीं हैं। जो काम करने का था वो काम तो आप कर नहीं रहे हो, जो काम नहीं करने का है, इस तरह से तो आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हो। कौमी एकता अनेकता ही में न छुपी हुई है। इस अनेकता को अगर आप तोड़ दोगे तो आप मुसलमानों को कमज़ोर नहीं कर रहे हो। मुसलमान नहीं कमज़ोर हो रहा है, हिंदुस्तान कमज़ोर हो रहा है, और आप मुसलमान के पर्दे में हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। जी। आप चूँकि उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक़ है, आज़मगढ़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश में एक साहब हैं, ग़ालिबन शहाबुद्दीन रज़वी करके उनका नाम है, आप अगर जानते हो, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हैं। उन्होंने पिछले दिनों कल परसों एक बयान दिया। उनका ये कहना है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, आप जान रहे हैं AIMM के नेता हैं, उनको लेकर के उन्होंने ये टिप्पणी की कि वक्फ़ के मामले को मुसलमानों के जज्बात से ज़बरदस्ती जोड़ करके कुछ भड़कीला बात उनके द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि वक्फ़ के अंदर जो तरमीमें की जा रही हैं उनको लेकर के रज़वी साहब का ये कहना है कि ऐसा है कि तमाम जो कानून हैं उसमें तब्दीलियां आती है, आइन में कई बार संशोधन हुआ, तो ये भी एक महज संशोधन है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो बयानात होते हैं वो पॉलिटिकली बयान होता है? इस तरह का बयान सस्ती शोहरत हासिल करने की एक नाकाम कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता जो सियासत तो कर रहे हैं, सियासत का पता नहीं है, मजहबी बन के आ रहे हैं, मज़हब का पता नहीं है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है। चूँकि आप एक पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो हालात हैं फ़िलवक्त, आप अलग अलग पार्टीज़ में आपको देखा गया, कई पार्टियों में आप जो है अलग अलग पद पर है, अभी फ़िलवक्त आपको क्या लग रहा है? चूँकि आप कांग्रेस में 2016 में फिर आए, फिर बाद में आपने अपना पॉलिटिकली करियर जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ शुरुआत किया। मेरे ख्याल से 2023 में या 22 में आप JDS के साथ गए। अभी आप की नज़र में जो हालात हैं महाराष्ट्र में, किसके साथ आप हैं? क्या लगता है आपको कि क्या कुछ फ्यूचर जो है अभी दिखाई दे रहा है वहाँ पे? मैं मुल्क के दस्तूर के साथ हूँ, और जो लोग भी मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए सियासत कर रहे हैं उनके साथ हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। क्या लग रहा है कौन लोग हैं दस्तूर के साथ? सीधी बात यह है कि दस्तूर के साथ इंडिया है और इंडिया के साथ दस्तूर है, इसलिए इंडिया को बरसरे इक़्तिदार लाना चाहिए। तो इंडिया महागठबंधन के साथ आप चल रहे हैं? मैं दोनों बातें कर रहा हूँ आपसे। इंडिया को की हिफाजत के लिए अगर एक नई इंडिया सियासी एतबार से जन्म पजीर हुई है तो हमें तो उसका स्वागत करना चाहिए। कमियां हर जगह होती हैं, मगर सवाल यह है लड़ाई उसूल और नज़रियात की है। बीजेपी का नज़रिया बहुत साफ है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुस्लिम भागो पाकिस्तान, मगर इंडिया का तो ये नज़रिया नहीं है। तो मुल्क की अनेकता में एकता को बचाने के लिए जो पार्टियां सियासी एतबार से मैदान में आती हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो रिज़ल्ट होने वाला है? देखिए, रिज़ल्ट की बात नहीं, रिज़ल्ट का मामला ये है कि ये असल में खिलाड़ियों के साथ साथ जो रेफरी है वो भी खिलाड़ी बन गया है। तो रेफरी भी अगर खिलाड़ी बन जाए तो जाहिर है कि नतीजे तो हमेशा चौंकाने वाले आते हैं। खिलाड़ी हैं सियासी पार्टियां, रेफरी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी रेफरी के बजाय खिलाड़ी बन गया है और उसका खेल हर जगह देखा जा रहा है। बीजेपी कहीं नहीं जीत रही है, जीत रही है EVM मशीन। आपका ये मानना है? हाँ, EVM हटा दीजिए, ये हट जाएंगे। जब तक EVM रहेगी
चूँकि ये चोरी के रास्ते से आए हैं, डकैती के रास्ते से आए हैं, दलाली के रास्ते से आए हैं, और ईवीएम के ज़रिए वो सारे खेल ये करके कामयाब हो जाते हैं। मतलब आप इस खेमे में हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती है। 100% गड़बड़ी है, कुछ न कुछ नहीं है। ईवीएम में 100% गड़बड़ी है, वक्फ तरमीमी एक्ट में 100% गड़बड़ी है, इसलिए तरमीमी एक्ट को भी हम मुस्तरद करते हैं, ईवीएम को भी हम मुस्तरद करते हैं। चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अभी लगातार फिर एक बार चर्चे में, आपको क्या लग रहा है कि ये बोर्ड अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है? बोर्ड की जिम्मेदारियाँ महदूद हैं। बोर्ड की जिम्मेदारियाँ मुसलमानों के आइली मसाइल से मुतल्लिक़ हैं, और आइली मसाइल में चूँकि वक्फ बोर्ड भी आता है, इसलिए बोर्ड ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया है, और मैं ख़ुद बोर्ड का एक मेंबर हूँ, और हम इस सिलसिले में 23-24 नवंबर को हमने एक इजलास बुलाया है बेंगलोर में, जिसमें हम समझते हैं 4-5 लाख लोग आराम से होंगे। हम वहाँ ये तय करेंगे कि हुकूमत अगर इस बिल को वापस लेती है तो ठीक है, नहीं इस बिल को वापस लेती है तो हमारा अगला कदम दस्तूर की रोशनी में एहतजाज की राह पर चलने का कैसा होगा। उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि बीजेपी चूँकि 240 सीटों पे अटक गई है, और इसको पास करवाने के लिए 272 सीटें दरकार हैं। 52 लोग ऐसे हैं जिसमें इनफरादी तौर पे भी और जमाती तौर पर भी लोग शरीक हैं, जो लोग गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं और जो एनडीए कहलाते हैं। तो हमारा तो उन तमाम तर लोगों से भी हमारी अपील है, और हम उन लोगों पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन कोई आखिरी इलेक्शन नहीं है। आप अगर हमारा वोट लेकर बरसरे इख्तिदार आते हो तो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, मैं कहता हूँ हमारे हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ आप मत करो, आप हिंदुस्तान के दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। तो आप जिनका साथ दे रहे हो हिंदुस्तान के दस्तूर से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर तरमीमी बिल में आपने इन लोगों का साथ दिया और वो पास हो गया, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में सियासी भुगतान आपको भी भुगतना पड़ेगा। नविश्ते दीवार आप पढ़ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि इस सिलसिले में चाहे नीतीश बाबू हों या चंद्रा बाबू नायडू हों, उन लोगों ने अपना रुख साफ किया है कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करते। अगर उस बिल की हिमायत ही करते तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों जाता। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसीलिए गया कि गवर्नमेंट को ये यकीन था कि अगर हम इस बिल को ले आए और इस बिल पर वोटिंग हो गई तो हम फेल हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि लोकसभा में अगर गवर्नमेंट का अपना लाया हुआ बिल गिर जाता है तो इसका मतलब हुआ कि उसी बिल में ये गवर्नमेंट भी चली जाती है। अब मजबूर होकर इन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले उसको कर दिया। व्हाट इज़ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? ये तमाम पार्टियों के नुमाइंदों की एक मुश्तरका जमात बन जाती है, आप जानते हैं। अब उसके बाद वो इस बात का सर्वे करती है कि इस बिल के ख़िलाफ़ आखिर ये आवाज़ क्यों उठ रही है, और मुल्क के हित में ये बिल है या नहीं है। तो मुल्क की आवाम जिनके मसाइल हैं, मुल्क की आवाम के प्रेशर को वो गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट में पेश कर देते हैं। वो ये फैसला नहीं ले सकते कि साहब आपके ख़िलाफ़ 5 करोड़ लोगों की दस्तखत आ गई है इसलिए आप इसको मुस्तरद कर दीजिए। ये अख्तियार उनके पास नहीं है। वो ये दिखला देंगे कि मुल्क का मूड ये है ना, और जाहिर है कि वोटों के ज़रिए ही पास और नापास लोग होते हैं। तो अब मुल्क का मूड तो उन्हें दिखला दिया गया है, मगर ये गवर्नमेंट की दयानतदारी या बददयानती पे मुनहसिर है कि गवर्नमेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद करती है या कबूल कर लेती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल इसी तरह से लटकता रहेगा। हम भी अपने ज़माने में इस तरह की तमाम तमाशे देख चुके हैं कि जब कोई चीज़ पास नहीं होती और गवर्नमेंट को यकीन होता है कि हम ये बिल पास नहीं करवा पाएंगे, तो एक सीधा सा चोर रास्ता निकाल लेते हैं। अब ये कमेटी में खाती रहेगी तरमीमी बिल की रिपोर्ट, और ये इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि या तो एनडीए के अपने साथियों की पीठ में सियासी छुरा घोंपें और पार्टियों को तोड़ दें और किसी तरह 32 MP हासिल कर लें, या तो उन पार्टियों को तोड़ेंगे या उनके 100 उनके पास पैसे की कमी नहीं है। एक MP 100 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया जाएगा, आराम से बिकाऊ माल हिंदुस्तान में
ये क्या है, सोनपुर के मेले की तरह से भीड़ लगती है, सियासी बैल बिकते हैं। मगर मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान है कि ये उन पार्टियों को तोड़ पाएँ। पार्टियों की भी नज़र है कि ये जहाँ जहाँ गए हमको तोड़ा है इन्होंने, इसलिए पार्टियां भी अब की मरतबा कुछ चौकस दिखलाई देती हैं। चूँकि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बयान दिया है और लगातार वो बयान अब लगता है कि भाजपा का टैग बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या लगता है आपको, किसके लिए कहा जा रहा है और क्या मतलब है उनके इस लफ्ज़ का? उनके इस लफ्ज़ का मामला ये है कि देखिए, उनके यहाँ ज़ात बिरादरी है और ज़ात बिरादरी उनके यहाँ मज़हब और ईमान बनी हुई है। ज़ात बिरादरी आपके यहाँ भी है, मगर वो मज़हब और ईमान नहीं बनी हुई है। जब बुनियादी उसूलों पे बात आ जाती है तो ज़ात बिरादरी की दीवारें आपके यहाँ ढह जाती हैं और पूरी कौम एक पैच पे खड़ी हो जाती है। मगर उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ उनका समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को ब्राह्मण कहते हैं, दूसरे को क्षत्रिय कहते हैं, तीसरे को वैश्य कहते हैं, चौथे को दलित कहते हैं। ब्राह्मण को उन्होंने सर से पैदा कर दिया है, क्षत्रिय को उन्होंने बाहों से पैदा कर दिया है, बनिया को उन्होंने पेट से पैदा कर दिया है, दलित को उन्होंने पैर से पैदा कर दिया है। तो उनके अपने एक कंसेप्ट हैं कि क्षत्रिय हर हाल में ब्राह्मण की हिफाजत करेगा, ब्राह्मण हर हाल में मलाई खाएगा और ये बीच वाले जितने हैं ये सब कमा करके इनको खिलाएंगे और कमाई के सोर्सेस के लिए दलित लतियाए जाएंगे या दलितों से काम लिया जाएगा। तो ये तो उनके यहाँ अभी भी आपको लग रहा है कि उनका ब्राह्मणवाद वाला विज़न है? हाँ, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो ख़त्म हो जाएगा, खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगा। अब क्या है, ज़ात बिरादरियों में बटे हुए हैं, तो अब मुल्क में ज़ात बिरादरियाँ जानती हैं कि हमें कौन लोग तबाह कर रहे हैं। ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, खुद हिंदुओं में हिंदुओं को कौन तबाह कर रहा है ये वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का तस्वुर कंसेप्ट उनके यहाँ है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो बैकवर्ड क्यों है, फॉरवर्ड क्यों है? उसको एक मजहबी बुनियाद मिली हुई है कि फॉरवर्ड को हमेशा फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। बैकवर्ड कितना भी तरक्की करे वो बैकवर्ड ही कहलाएगा। ब्राह्मण लाख गुनाह करे, उसके गुनाह पर कोई पकड़ नहीं है। दूसरा वही गुनाह करे तो उसके हाथ पैर काट लिए जाएंगे। ये तो हम मजहबी मंशूर में है। तो अब वो ये चाहते हैं कि मनामे हिंदुत्वा ज़ात बिरादरी के पुल तोड़ दिए जाएं, मगर वो इतना आसान नहीं है। ये नारा है और इस नारे पे वो काम भी कर रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले मथुरा में आरएसएस की एक बड़ी ज़बरदस्त बैठक हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ को 45 मिनट अलग से लेकर के उसके चीफ बैठे हैं, मोहन भागवत जी बैठे हैं और अंदरूनी खाना ये तय हो रहा है कि साहब वहाँ इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला है उसमें पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है, उसमें सब लोगों को जोड़ा जाए। तो अब जोड़ने का मामला क्या है, बहुत सारा हिंदू सेक्ट ऐसा है जो कुंभ के मेले में नहीं जाता। लिंगायत हैं वहाँ, क्या नाम है आपके कर्नाटका में, हिंदू तो हैं मगर इनके हिंदुत्व के साथ वो नहीं खड़े हैं। और अगर सारा हिंदू इनके हिंदुत्व के साथ खड़ा होता तो अलग अलग सूबों में इनके खिलाफ गवर्नमेंट नहीं बनती। और ख़ुद ये इलेक्शन जिसमें 400 पार का नारा दिया गया था, 240 पे अटके हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि अक्सरियत ने इन्हें रिजेक्ट किया है ना। अक़लियत का तो कोई मसला नहीं है। तो अक्सरियत के रिजेक्ट करने को इन्होंने महसूस कर लिया है कि अक्सरियत अपनी ज़ात बिरादरी के मफादात के साथ खड़ी है, हमारे इस हिंदुत्व के साथ नहीं खड़ी है। तो ये जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तो सिर्फ हिंदू भाइयों को भ्रमित करने का एक नारा है, उन्हें डरवाया जा रहा है। मैं तो ये परेशान हूँ बाबू कि 20% से 80% को डरवाया जा रहा है और 80% के दिल दिमाग में डर का इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, चूँकि इस मुल्क में गुमराहियाँ एक ज़माने से इसका वर्षा रही हैं और उन गुमराहियों का सहारा लेकर के ये लोग अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं।
बाकी अब देखिए कुदरत क्या करती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी हैं और आज भी आप एक जलसे में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। हिंदुस्तान में एक बातें अक्सर होती है, वो ये कि इक़्तिदार पे हम क्यों नहीं हैं, इक़्तिदार हमारे हाथों में क्यों नहीं है, हमारी अपनी पार्टी क्यों नहीं है। और जब इस चीज़ की बात होती है तो लोग असदुद्दीन ओवैसी को एक चेहरे के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में राहुल गांधी जब देखे जाते हैं और जब असदुद्दीन ओवैसी को देखा जाता है तो एक तरफ वो कहते हैं कि हम सबको लेके चल रहे हैं, ओवैसी साहब कहते हैं कि ऐसा है कि सब ने हमारे साथ दगाबाजी की है। आपको ओवैसी साहब की छवि किस तरह से लगती है और क्या लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी जो आइडियोलॉजी है, क्या उनके साथ मुसलमानों का जाना बेहतर है? नो कमेंट। कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं आप? राहुल आपको बेहतर लगते हैं? दिखलाई तो दे रहे हैं, अच्छे लगते हैं आपको? लगते हैं कि वो देश जाहिर संभाल सकते हैं? है खूबसूरत आदमी है, थोड़ा सा आवाज़ और बुलंद हो जाए तो अच्छा है, प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, पूरे मुल्क में उन्होंने भ्रमण किया है। एक यात्रा काफ़ी थी, दूसरी यात्रा करके पहली यात्रा पर थोड़ा सा पहली यात्रा के असर को वैसे ही रहने देना चाहिए था, दूसरी यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी। वैसे ठीक है। बिहार की राजनीति की बात करें, क्योंकि आप बिहार में मौजूद हैं, तो अभी फिल वक्त जो हालात हैं, नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, क्या आपको लग रहा है कि चूँकि अभी विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, लालू जी का परिवार है, और कहते हैं जहाँ तक मैंने सुना है कि आप एक ज़माने में और लालू यादव जी और आप लोगों का रिश्ता बहुत बेहतर हुआ करता था। आज के वक्त में क्या आप लालू यादव जी के संपर्क में हैं? क्या आपको नहीं, कोई संपर्क नहीं है? क्या आपको लगता है कि लालू यादव जी की जो पार्टी है, जो छवि लालू जी की थी, उनके पुत्र हैं भी तेजस्वी यादव, वो लीडरशिप आपको उनके अंदर नज़र आ रही है? और क्या लगता है आइंदा आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आप देख सकते हैं? उसको आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हाँ, बिहार की राजनीति पर अभी आप अपनी नज़र नहीं डाल रहे हैं? हाँ, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी। अभी चूँकि मधुबनी में हैं आप, मिथिला के क्षेत्र में हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ख़ास करके उन आवाम को जो आने वाले वक्त में चुनावी वक्त में होंगे और कहा सकता है वोट वगैरह देंगे? तो क्या आपको लगता है कि अहम मुद्दा होना चाहिए लोगों के जहन में, ख़ास करके एक मुसलमान के? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि मुसलमान दस्तूर के साथ खड़ा है और सियासी एतबार से हमेशा वो दस्तूर के साथ खड़ा रहता है और उसे हक और सच बोलने, हक और सच की हिफाजत करने की सज़ा भी मिलती रहती है। मगर मुसलमानों को इस सिलसिले में हम काबिल मुबारकबाद समझते हैं कि मुसलमान मुसीबतों का सामना कर लेता है, मगर सियासी एतबार से बातिल के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होता। बाकी अब फैसले मुसलमानों के हाथ से हिंदुस्तान में नहीं होते, तो इसलिए कि यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ तालीम और एजुकेशन नहीं गिनी जाती। तो सर जहाँ गिने जाते हैं वहाँ 20 और 80 का फ़र्क है। मुसलमान अपना फ़ैसला 80 के सामने ज़रूर ये सुना देता है कि हम दस्तूर के साथ हैं, दस्तूर के गद्दारों के साथ नहीं। तो ये हमारे साथ अब्दुल्ला खान आज़मी साहब थे, जिनसे हमने एक लंबी बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के कुछ अहम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की है, जिससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। 1990 से राजनीतिक करियर में पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आने वाले अब्दुल्ला खान आज़मी साहब आजकल भी उसी कहा सकता है एक उम्र 75 वर्ष इनकी उम्र है, लेकिन इसके बावजूद ये लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और वरना कहते हैं 60 साल के बाद लोग रिटायरमेंट का उम्र होता है, लेकिन अगर रिटायरमेंट के 15 साल के बाद भी इस तरह से एक्टिव हैं तो यकीनी तौर पर ये समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ अभी भी करना चाहते हैं। इसके लिए आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने।